बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज को डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे सिंपल इंटरेस्ट के और 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व किए और आप लोगों को होम असाइनमेंट मिल गई थी फर्स्ट 2020 एमसीक्यूज। अब सबसे पहले हम उनकी डिस्कशन करेंगे जहां पर आप लोगों को इश्यूज आए, फिर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स की तरफ चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने सॉल्व कर लिया था जी। नेक्स्ट, अगर हम लोग चलें जल्दी से सुनते जाइएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 7 तक हो गए थे ना डिस्कस। अगर मैं अच्छा इश्यू था किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, वैसे अगर सॉल्व करना हो, ये देखें, कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑन 1625 फॉर 2 years 8 months एट अ रेट ऑफ 7.5। 1/2 मीन्स हाफ, तो इसको आप 7.5 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज 7 2s आर 14 प्लस 1 15/2% भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप कन्वीनियंट हो आप वैसे लिख लिया करें। इवन कि आपके कैलकुलेटर पे इस तरह की फ्रैक्शन भी रिकॉर्ड हो जाती है, आप इस तरह से लिख लिया करें। ओके, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। पर एनम, तो क्या लगता है कि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन। अब देखो, इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा। कहता है 1625 आफ्टर 4 years एंड 2 years एंड 8 months एट अ रेट ऑफ 7.5%, कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो आपने फ्यूचर की वैल्यू बतानी है उसको। तो फ्यूचर की वैल्यू के लिए आप लोगों ने सिंपली ये देखिए इस तरह करना था, 1625 इंटू 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखें आप इसको इस तरह से कर लें, क्या था 7 1/2। अच्छा, परसेंटेज का साइन जरूर लगाया करें एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 years 8 months, तो 24 प्लस 8 32/12। अब जाकर आप लोगों ने ये ब्रैकेट क्लोज की एंड आंसर इज 1950 और आपने ये टिक कर दिया। आई होप कि आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। अब फ्यूचर की वैल्यू नहीं पूछ रहा, अब सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट पूछ रहा है। किस पर, 6240 एट अ रेट ऑफ 62/3 पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम December 28 2011 टू May 22 2012। अब सिर्फ इसमें जो इशू था ना वो टाइम और टाइम इन डेज। तो आप अगर देखें दिसंबर 31 डेज का होता है, तो दिसंबर के लिए आपने 3 दिन लेने थे। 28 नहीं, 29 से स्टार्ट होना था, 29 30 31। दिसंबर के 3 दिन आने थे, 4 दिन नहीं। मतलब जिस दिन लोन लिया उसी दिन वापस कर दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, टाइम ही नहीं गुजरा। हाँ, उसका पहला दिन कब कंप्लीट होना है, 29 को, दूसरा 30th को, तीसरा दिन 31 को, तो 3 दिन लेने हैं दिसंबर के। ऑलराइट, तो 3 डेज आपके पास आ जाएंगे दिसंबर के, प्लस 31 डेज आपके पास आ जाएंगे जनवरी के, 29 डेज आपके पास आ जाएंगे फेब के, लीप ईयर है 2012। ओके, फेब के बाद मार्च के आप लोगों के पास आएंगे 31 डेज, मार्च के 31 डेज, उसके बाद अप्रैल के 30 डेज और मई के 22 डेज। ऑलराइट, अब इन नंबर ऑफ डेज को आपने काउंट कर लेना था, 3 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 22 एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज आर, ये आपके पास टाइम है इन डेज। अब देखें 6240 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/3% and multiplied by 146 by 365 is equal to 166.4। ये रहा एग्जैक्ट आंसर जी। कैसे, अच्छा आपने क्या किया, अब देखिए ये दिसंबर कंप्लीट नहीं आना था, तो उनके डेज काउंट करके उनके, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे बात सुने, कोशिश कीजिएगा, अगर सपोज वो आपसे कहता है ना फॉर 4 months,
तो हमें नहीं पता, पता नहीं वो 4 मंथ्स कौन कौन से। तो ऐसी सिचुएशन में हम 4/12 कर देते हैं। और जब हमें मंथ्स का ना पता हो कि वो मंथ्स हैं कौन से, तो हर मंथ को 30 डेज के इक्वल कंसीडर किया जाता है। ओके, लेकिन जब वो मंथ्स स्पेसिफिक कर दिया आपके पास, तब आपने देखना है कि वो 31 डेज का है, 30 डेज का है, 28 का है या 29 का है। तब आपने ये जरूर काउंट करना है, और तब टोटल नंबर ऑफ डेज आप लोगों ने 365 करने। क्लियर हो गई बात? ओके। अदरवाइज अगर आप लोग मंथ्स में भी चले जाते हैं ना, तो सॉल्यूशन में जस्ट 19-20 का फर्क होता है। तो वो आप राउंडिंग ऑफ करके जो क्लोज क्लोज आंसर हो उसको टिक करते हैं। ओके हो गया? अब यहां पर देखें तो अच्छा खासा डिफरेंस था। सपोज कि अगर 1-2 दिन का कोई गैप आ भी जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था सोल्यूशन के ऊपर। तो भी आपके पास 166 या 167 हो जाता या 165 हो जाता, तो हम 166.4 जो क्लोज क्लोज आंसर हो उसको टिक कर। क्लियर हो गई ये बात? तो इतना आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस बात के ऊपर कि 1-2 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, नेक्स्ट। आई होप कि मेथड की समझ आ गई होगी आप लोगों को। डेज की काउंटिंग का कोई फार्मूला नहीं है, आपको मैनुअल ही करने पड़ती हैं। कि आपने देखना पड़ता है कौन से मंथ में कौन से नंबर ऑफ डेज हैं, तो आपने उसके मुताबिक जाके कैलकुलेट करना होता है। ओके सर वो होता नहीं है हाँ, अगर इस तरह से पूछ रहे हैं कि जनवरी में कितने डेज, और तो वो सेम यही मेथड है कि उंगलियों के ऊपर काउंट करें। क्या अगर ये उंगली के ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है तो 31 डेज, और नीचे वाले डे हिस्से में आ रहा है 30 डेज अदर देन फैब, तो फैब 28 डेज का लेना है, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 29 का ले लेना है। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी इयर्स विल यू टेक ₹1200 अमाउंट्स टू, तो मैंने आपसे कहा था कि अमाउंट टू के बाद हमेशा फ्यूचर वैल्यू, तो अमाउंट्स टू से पहले प्रिंसिपल अमाउंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या आप लोग टाइम नहीं बता सकते थे? हम लोगों ने टाइम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? S इज इक्वल टू P इंटू 1+R। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और आपके पास टाइम ड्यूरेशन आ गया इसमें 4.5। 4.5 ईयर्स मीन्स 4.5, ये आपने टिक कर देना था। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1620 अमाउंट्स टू 1 इन 3 years 2 months। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आप लोगों से सॉल्व हो चुका होगा, किसी को इश्यू तो नहीं हुआ ना? क्या आंसर था? सी, तो आपके पास आंसर आता 6.666, कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आ रहा था। और आप लोग जब इसको मतलब फ्रैक्शन में भी लेकर जाते हैं तो इस तरह की फ्रैक्शन आपके पास ऐसा नहीं बन रही थी। तो ये 20/3, तो बेसिकली ये 20/3 है। तो यहाँ पर आके आप खुद से चेक कर लिया करो कि जैसे यहाँ पर देखो, ये आंसर इस तरह लिखा 6/2/3 इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू 6.666। ओके, तो आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर लिया करो। नेक्स्ट देखो, व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस, तो बेटा ये फ्यूचर वैल्यू है। कहता है कौन सी अमाउंट 5556 बन जाए। तो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है किस टाइम ड्यूरेशन में, 2 years 4 months, तो 28/12 यूज करेंगे एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाती है? 480। सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, तो मतलब अमाउंट नहीं बताई, इज 4/9 ऑफ द सम। व्हाट, मतलब जो भी आप अमाउंट जाकर इन्वेस्ट करते हो उसका 4/9 उसका इंटरेस्ट है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का 4/9 है। फिर क्या कहता है? व्हाट इज द रेट इफ बोथ टाइम एंड रेट आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब अगर रेट है ना 4%, तो टाइम है 4 years। अगर रेट है 5% तो टाइम है 5 years। रेट है 10% तो टाइम है 10 years। तो उसने ये कहा
अब इसको जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले देखो मैंने उसे बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं फार्मूला कौन सा यूज करूं, इंटरेस्ट की इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करूंगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ये वो क्वेश्चन है जो गलत हुआ होगा कुछ बच्चों से। अब जहां पर देखें तो आपको प्रिंसिपल नहीं बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताया, टाइम ड्यूरेशन भी नहीं बताया, इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इंडिकेशन है कि जो भी अमाउंट है उसका 4/9। ऐसी सिचुएशन में आप प्रिंसिपल को 1 रुपी कंसीडर करो, तो 1 रुपी का 4/9 इज इक्वल टू 4/9। ये बात क्लियर हो गई, इजी था ना, कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो आपके पास उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 4/9 होगा उसका इंटरेस्ट। तो सर सिंपल उसको इंटरेस्ट को 4/9 पी लिख देते हैं, वो वहां से कट कट हो जाएगी। 4/9 मतलब इंटरेस्ट इक्वल्स 4/9 पी हो जाएगा ना, तो वो वहां से बात तो एक ही हो गई ना। ओके, तब भी हमारे पास आता तो 1 ही है ना, तो कैलकुलेटर पे तो मैं वो पी वगैरह नहीं लिख सकता ना, वहां पे मैं 1 रुपी लिखूंगा। क्या आपने प्रिंसिपल को 1 रुपया कंसीडर किया, तो 1 रुपये का 4/9 4/9 ही है, और वो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट है। क्लियर। अच्छा अब देखें, मैंने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैंने सपोज कर लिया एक्स, ये परसेंटेज जरूर लगाना था वरना आंसर ना आता सही। अच्छा अब कुछ बच्चों को ये बात समझ आ भी जाती तो वो ना एक्स के साथ परसेंटेज ना लगाने की वजह से आंसर गलत कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है आप लोगों ने, चाहे आपको गिवन है या आपने फाइंड करना है, आपने परसेंटेज लगाना है। क्लियर। एंड मल्टीप्लाइड बाय, उसने कहा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना टाइम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो टाइम कितना है एक्स। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने सिंपली इसको जाके लिख देना था 4/9 इज इक्वल टू, अब ये 1 लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, x% एंड मल्टीप्लाइड बाय x। अब इसको जाके सॉल्व कर लेना था, 6.666, तो क्या आंसर आ जाएगा 62/3। अब एनी इशू, सब बच्चों को समझ आ गई। कितने ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को ठीक सॉल्व किया था। वहाँ मिस्टेक थी कि आपने कहा था एक ही वैल्यू में दो कैसे फाइंड वो इसीलिए, अच्छा ये बात आपकी सही है, अगर ये डिफरेंट होते ना मैं कभी भी ऐसा ना करता, लेकिन जब उसने खुद कह दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम भी उतना है, तो फिर आप दोनों को एक्स कंसीडर कर सकते हैं। वैसे नहीं होते क्योंकि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब उसने खुद बता दिया कि आप दोनों को सेम सेम रखो, तो जो रेट एक्स है वो टाइम भी फिर एक्स ही होगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी रेट के लिए परसेंटेज में चली जाएगी, और यहीं पे अगर टाइम पूछता तो मैं उसे कह देता 6.67 ईयर्स। क्लियर हो गई ये बात। चलें शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहीं पे आपका माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने टाइम बताना है। अब टाइम जब तक इतना पढ़ा था ना तो पता नहीं था कि यार टाइम बताना कहां से है, तो उसने कहा टेकन बाय द सिंपल इंटरेस्ट। उसी टाइम हम फाइनेंस पे आए और फाइनेंस में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर आ गए कि सिंपल इंटरेस्ट में टाइम या तो इंटरेस्ट के फार्मूले से बताया जा सकता है या फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले, यही दो ही तो फार्मूलाज है। मेरे माइंड ने उनको जरा देख लिया कि इंटरेस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू पी आर टी और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर टी। अब हम लोग चल पड़े कि कौन सा फार्मूला, कहता है ऑन अ सर्टेन सम, तो भाई पी तो दोनों में ही यूज हो रहा है, ऐसे ही है ना। अच्छा पी भी नहीं बताया, कहता है ऑन अ सर्टेन सम, एक तो टाइम पूछ लिया मुझसे, साथ में मुझे पी की वैल्यू भी नहीं बताई। फिर कहता है ऑफ मनी एट 7.5% पर एनम बी ऑफ कौन, सेम ऊपर वाला कि इधर भी वही आई इज इक्वल टू पी आर टी, लेकिन कैसे जाके सॉल्व हो जाना था 3/8 इंटरेस्ट की अमाउंट इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7। अच्छा ये स्टार्ट में ये नहीं आएगा,
ये 7 1/2 7.5 भी लिखा जा सकता था परसेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया 5 years। सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं सम ऑफ मनी बिकम्स दिस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब यहां पर बात करें ना तो बेटा इंटरेस्ट नहीं बता रहा, कहते हैं एक अमाउंट है जो कि अपना 8/5 बन जाती है। कब? 5 years। अब सिर्फ फर्क कितना है, अब आपने फ्यूचर की वैल्यू का फार्मूला यूज करना है और प्रिंसिपल अमाउंट को 1, तो फ्यूचर की वैल्यू को 8/5। बस इतना फर्क था। पहले इंटरेस्ट के लिए कहता था तो हम इंटरेस्ट को वही फ्रैक्शन लिख देते थे। अब वो कहते हैं ये अमाउंट फ्यूचर में इतनी बन जाएगी, तो ये फ्यूचर वैल्यू है 8/5। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस और हम लोगों ने बताना है टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और %। इस तरह से कैलकुलेटर को बता दें 8/5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 5x% 12। क्या ये आंसर, ये क्वेश्चन सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया था जी? टी की जगह पर पी की जगह पे अगर मैं एक्स लिख दूं, मैं यहां पर भी एक्स लिख दूं और दोनों डिफरेंट चीजें हैं, कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करेगा, आंसर गलत दे दे। और अगर सपोज मैं इधर एक्स लिख दूं तो इट मींस दैट 8/5x, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का 8/5 फ्यूचर ने बनना था, तो वो बन जाएगी 8/5x। तो बेटा x के साथ x कैंसल, तो इस साइड पे वही 1 रुपी ना बच गया। तो मैं अपने आप को इतना क्यों उलझाऊं जी? हम फ्यूचर की वैल्यू दूसरी तरह से फाउंड कर सकते हैं। कैसे? 1000 मल्टीप्लाई 8/5 फिर हाँ 100 आ गया। अच्छा देखो, मैं 1 रुपी कंसीडर करता हूं तो मैं सामने 8/5 लिख, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत। आप भाई इसको 100 रुपए कंसीडर कर दो, तो जब इसको 100 या 1000 कुछ भी कंसीडर करोगे तो भाई 8/5 ऑफ जो भी आप अमाउंट कंसीडर करो वो आ जाएगी। अब ये बन जाएगा 800/5, 800/5 कर रहे हैं तो इज इक्वल टू, तो फिर यहां पे आ जाएगा 160, यहां पे आ जाएगा 100। अगर इधर आप 1000 पे करते हैं तो सामने 1600 रुपये आ जाएगा। बात तो एक ही है, जब कैलकुलेटर उसको डिवाइड करने जाएगा तो आंसर सेम ही आ जाना है। अमाउंट कुछ भी सपोज कर सकते हो, तो फ्यूचर या इंटरेस्ट के अमाउंट को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तब मैं इस झंझट में पड़ता ही नहीं, मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 1 रुपया रख देता हूं, अब जिस किस्म का वो चेंज बताता है वही मैं सामने लिख देता हूं। ऑल राइट, आंसर में कोई फर्क नहीं आना। अगर आप प्रिंसिपल को 100 रुपीज और फिर फ्यूचर की वैल्यू को जाकर उसका 8/5 फाइंड करेंगे तो ये देखें 100 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 इज इक्वल, अब इधर मैं 160 लिख दूं, मेरे आंसर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है 12%। कोई इशू नहीं है इस बात में। क्लियर? आप 1 रुपीज भी कर सकते हैं, आप 100 रुपीज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ वाली वैल्यू को उसके अकॉर्डिंगली जाके चेंज करना है। ओके नेक्स्ट चलें सर जो क्वेश्चन नंबर 14 था ना, जी। मैंने उसको सर किया था कि x मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना उसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जो वैल्यू आई थी उसको p कंसीडर किया था, तो फिर उसको किया था वो नहीं बेटा, p एक डिफरेंट चीज है। p ऐसा नहीं है कि मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूं तो वो इज इक्वल टू p हो, नहीं, p तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है फिर जाकर इंटरेस्ट की अमाउंट आनी है। चलें बाय चांस हो गया होगा। दूसरा भी ऐसे किया था 15, वो भी ठीक आ गया था। सर अगर किसी नंबर जी। के परसेंटेज को अलग करना हो तो 1/100 आता है ना, जी तो फिर तो ऐसे हो सकता है ना कि हम r और t को मल्टीप्लाई करके r t स्क्वायर कर दें,
और बाकी साइड में 1/2। बेटा वो उस टाइम पर होता है जब आर और टी दोनों की वैल्यू सेम हो। अब अगर आप यहां पर देखें इसी क्वेश्चन में तो आपके पास टाइम है 5 साल, लेकिन इंटरेस्ट कितना आ रहा है? नहीं मैं वो पहले कुछ अब एक बात सुने, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेरा सारा मेथड चेंज होता रहेगा, ऐसा हो तो ये करूं, ऐसा हो तो ये करूं, तो क्यों ना जैसा मर्जी हो मैं एक जैसा करूं। ओके, वरना वो मुझे हजारों चीजें याद रखनी पड़ जानी है, तो मैं कहां से इतनी चीजें याद रखूं, मैं एक ही मेथड के मुताबिक चलता रहूंगा। क्लियर? कोई और क्वेश्चन? नहीं, उसके अलावा मतलब कुछ पूछना हो, वो तो 16 तो करने लगे हैं। At what rate percent per annum simple interest will a sum triple itself in, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन आया, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था। यहां पर कह रहा था बिकम्स 8/5, तो मैंने जाके 8/5 लिख दिया। अब कहता है बिकम ट्रिपल, ट्रिपल है तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट तो ₹1, तो फ्यूचर की वैल्यू को ₹3। अच्छा, फिर यहां पे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रिपल इटसेल्फ। हाँ जी, तो आगे आ जाएगा 1 + 15। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए आपके पास आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 13 पॉइंट, ये आंसर है आपके पास इस फार्मूले से 3। क्या आपको ये कैलकुलेशंस की समझ आ गई? 13.3। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स ₹8600 and time taken from 18th October 2016 to 31st March 2017 at 8% per annum, what is the, तो सिंपल सी बात है 8600 मल्टीप्लाइड बाय 8%, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, अब टाइम ड्यूरेशन देखो, अक्टूबर की 18th, तो अक्टूबर में 31 डेज होती हैं, तो यहां पर देखें तो अक्टूबर के 13 डेज, अक्टूबर के 31 लेस 18 इज इक्वल टू 13 डेज ऑफ अक्टूबर, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31, फेब के 28, 2017 है। 16 का होता तो लीप ईयर था, 17 लीप ईयर नहीं है, यहाँ पे 28 आना था, और मार्च के 13 थे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज देखिए हमारे पास क्या बन जाती है 140। चले अब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8600 मल्टीप्लाइड बाय 8% एंड मल्टीप्लाइड बाय 146 बाय 275.2, 75.20 या 2 एक ही बात है। ओके, हो गया 17, कोई इशू? हाँ जी, वो ऐसे, ये देखो ऐसे 28 दिन आ गए, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था बेटा, हर 4th ईयर लीप ईयर होता है, जो 4 पे, जिसका ईयर 4 पे डिवाइडेड हो, जैसे 12 इज डिविजिबल बाय 4 लीप ईयर है, 12 के बाद 16 वाला लीप ईयर है, 16 के बाद 20 वाला लीप ईयर था, और ये तो 2017 है, ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह ये 2024 फैब के 29 डेज हैं इस साल, ये लीप ईयर चल रहा है। ओके, अच्छा, हाँ टोटल 366 आ जाते हैं, फिर 365 नहीं होते। 18 देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस, तो ये फ्यूचर वैल्यू है आपके पास, 2 years and ₹2 this in 5 years, the rate per annum is, ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने गलत किया होगा इंशाल्लाह, है ना? कोई ऐसा है जिसने ठीक सॉल्व किया हो? 2.5% आंसर है 2.5, ये बेसिकली 2.5 ही है, ये 3.5, ये 5। ओके,
ये 2.5 ही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको अमाउंट नहीं बताई, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताया, मतलब दो चीजें मिसिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आपको सिर्फ ये बताया कि जो भी अमाउंट है जिस रेट पर मर्जी है 2 साल में जाके 1260 रुपये हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें आफ्टर 5 इयर्स की, तो 5 साल के बाद वो जाके 1350 रुपये होता है। ओके, तो बेटा 1260 भी फ्यूचर वैल्यू है और 1350 भी फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन अपने अपने टाइम ड्यूरेशन पर। अब जहां पर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछ सकता है, यहां पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। ऐसी इक्वेशंस के लिए आप लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट के लिए अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला देखो इसके लिए, तो वो किस तरह से हमारे पास बनेगा, 1260 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 2 और आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। 2 स्टैंड फॉर टाइम इन ईयर्स। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू पहले आ जाती है। और 2 लिखोगे तो कैलकुलेटर ने कैलकुलेट नहीं करना, सिंटैक्स एरर दे देगा। तो कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखी जाती है, या फिर r मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखो तब कैलकुलेटर सॉल्व करता है। अदरवाइज कांस्टेंट पहले, वेरिएबल बाद में लिखा जाता है। क्लियर होगी ये बात? इसीलिए मैंने 2 को पहले लिख दिया और r को बाद में लिख दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, 1350 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 5r। शाबाश बेटा, ये दो डिफरेंट इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर हो गई? अब इनमें दो चीजें मिसिंग हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। अब ये बस रूल याद रखना, ऐसी सिचुएशन में दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पर डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, अब ये एक ही इक्वेशन बन गई है, मर्ज हो गई है। ये एक न्यूमरेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर है, और इक्वल टू का साइन भी ऐसे समझे जैसे बस एक ही इधर लगा हुआ है, इस तरह। तो देखो P के साथ P कैंसिल हो गया क्योंकि सेम अमाउंट थी ना, P के साथ P कैंसिल। अब ले लो कैलकुलेटर की हेल्प, फ्रैक्शन 1260 अपॉन 1350 इज इक्वल टू, फिर से फ्रैक्शन 1 + 2x% डिवाइडेड बाय 1 + 5x%। अब जाकर इसको सॉल्व कर लें, तो यहां से आपके पास आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ही तो मिसिंग था 2.5%, और आप लोगों ने जाके पी को टिक कर देना है। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाता प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपसे पूछ लिया जाता प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर देते तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती। जैसा कि यहां पर देखें 1260 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 2, 1200। तो प्रिंसिपल की अमाउंट अगर आपसे पूछते तो प्रिंसिपल है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%। ऑलराइट, ये बातें क्लियर सब बच्चों को? गुड। अच्छा, बेसिक मेथड यही है, ऐसे ही करना। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम सिचुएशन आएगी, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज हो जाएगा, सेम ऐसे ही जाके सॉल्व करना। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ना हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा। क्या मतलब? इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करिए, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, P पे हम 1 कंसीडर करें। P पे 1 कंसीडर करें
तो 2 साल में वो 1260 बन जाता है, मतलब 1260%। वो सिर्फ इतना है कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, वन वन को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आर की वैल्यू बन सकती, लेकिन आपने इसको ऐसे ही रखना है। अच्छा अब देखो, बात सुनो बेटा, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है, पता है ना? अब देखो, अगर एक अमाउंट आपके पास 2 साल के बाद बन गई 1260 रुपए, यहाँ पे बात सुनना, मतलब ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि 1260 रुपए बनी कब, एट द एंड ऑफ, उसके बाद वो बन गई 1350 रुपए कब, तो 1260 से 1350 बनने में कितना इंक्रीज आया, कितने अरसे में इंक्रीज आया, तो हर साल कितना इंक्रीज आ रहा है, हर साल के इंटरेस्ट की अमाउंट 30 रुपए है। ऑलराइट, तो मुझे बताओ 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ गया होगा, तो 1260 में से 60 माइनस करो तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 1200 रुपए। ओके, ये था ऑल्टरनेटिव मेथड कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने अमाउंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, तो आपके पास पर ईयर इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। फिर आपने फर्स्ट अमाउंट के ऊपर जाना है, उसके टाइम को देखना है कितना था इसका टाइम, तो इस 30 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करो तो इंटरेस्ट कितना, तो मतलब इस 1260 में 60 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, इसमें से ये 60 माइनस कर दो, 1200 रुपए का। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट 30 रुपए, किस अमाउंट पर, मल्टीप्लाइड बाय R%। अब ये 30 रुपए कितने अरसे के लिए था, एक साल, मल्टीप्लाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 30 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाय X%, और इसको सॉल्व करें तो सेम 2.5। ऑलराइट, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच थी। क्लियर? पहले हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, उससे प्रिंसिपल, अब पहले प्रिंसिपल फाइंड किया, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आके फाइंड कर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट with a sum of money triple itself in, क्या फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है? नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि इंटरेस्ट की अमाउंट ट्रिपल हो जाती है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो बताओ कौन, क्या, एट व्हाट रेट परसेंट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और टाइम उसने बता दिया, कहता है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विद अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन, तो अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिपल 3 किसका, 1 का, मल्टीप्लाइड बाय R% एंड मल्टीप्लाइड बाय, जरा सॉल्व करो इसको, जी 12 है सर, ये सम वाला फॉर्मूला रेट है सर, ये 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय X% मल्टीप्लाइड बाय 25 12। अच्छा सुनो, ऐसे एक मिनट, ये वहां यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जो रेट है पर एनम वो सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं यूज करना है इसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट की जाके अमाउंट की बात, सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक है, और एक सम ऑफ मनी अपने आप का ट्रिपल हो जाती है इन 25 ईयर्स, तो ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, कि इसकी फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस R% मल्टीप्लाइड बाय, ये उस टाइम मैं आपसे बात कर रहा था, या तो आप इसको लिख देते 25 R%, या अगर R% पहले आ गया है
तो मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगाना है आपको, अदरवाइज कैलकुलेटर एरर दे देगा आपको। अब जाकर इसको सॉल्व करें तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 8%। ऑलराइट, ये सोल्यूशन इस तरह से आपके पास। A sum double in 20 years at simple interest. How much is the rate per annum? अब यहां पर देखो, सम डबल इन 20 years, तो अब क्या लिखेंगे? 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस r% मल्टीप्लाइड बाय, जी बताएं, 5%। ये इसका आंसर आ गया। यहां तक आप लोगों की होम असाइनमेंट थी, ऐसे ही था। एंड आई होप कि अगर इसमें कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू? हो गया था सॉल्व, इजी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, इजीली सॉल्व हो सकता है। अच्छा देखिए, सिर्फ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या आ जाता है कि अब आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को जाके यूज करना है। अब अच्छा, यहाँ पर बात सुने, बेसिकली आपको मतलब ऐसा लगता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहां पर उसने खुद लिख दिया है कि रेट जो आपके पास है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं अप्लाई करना, इसके ऊपर क्या करना है, ये इन अ स्पैन ऑफ 7 years, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से सॉल्व करना था। 6480 इज इक्वल टू 4800 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x% मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन इज 7, तो आपके पास यहां से ये आंसर आएगा एंड आंसर इज 5%। आई होप कि ये बात सब बच्चों को क्लियर होगी। 106, if sum of money becomes this of itself in 2 years। भाई अब देखिए, अगर ऐसी बात आती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रैक्शन में बात कर रहा था कि 3/5, 5/8, 8 समथिंग, इस तरह की बातें। भाई कहते हैं सम ऑफ मनी इतने टाइम्स हो जाती है, इट मींस टाइम से मुराद होता है मल्टीप्लाई करवा दो, कि जो भी वो अमाउंट है ना उसको मल्टीप्लाई करवा दो 1.44 से, तो आपके पास फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यों ना मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 1 रुपया चूज कर लूं, तो फ्यूचर की वैल्यू 1.44। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 100 रुपीज एज्यूम कर लूं तो 144 फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, फिर क्या करना है, इन 2 years देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। 1.44 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस, और हम लोगों ने बताना है रेज टू पावर 2, 20, तो ये आपके पास 20% इसका आंसर आ गया। कोई इशू? अच्छा, 107 बेटा हो गया होगा आपसे, यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी थी। 108 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया होगा। 109 ये भी प्रिंसिपल फ्यूचर वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन बताना था जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 for 10 years 4% per annum if the interest is calculated quarterly। हाँ जी, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी आप लोगों ने सीखना है। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग स्किप करें, हम आगे इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बाकियों को डिस्कस कर लें, उसके बाद आते हैं इसकी तरफ जी। एट व्हाट रेट पर परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ₹640 अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन टू हो गया होगा आप लोगों से। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है किस पर? 50,000 पर, एट टू 16% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सीखना है, इसको स्किप कर देना था, ये गलत हुआ है। अच्छा चलें, ठीक है, इसको हम लोग कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूअसली को कंपाउंडिंग एनुअली कर देते हैं। अब हो गया है
कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली हो तो नहीं हुआ, ओके लेकिन अगर कंपाउंडिंग एनुअली है ना, तब ये क्वेश्चन आपसे हो गया है। तब बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये देखिए इस तरह का फार्मूला आ जाना था। 50,000 अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट है तो बेटा डबल ब्रैकेट 1 प्लस 16% रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 17280। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस कॉन्टिन्यूसली को खत्म करके एनुअली लिख लें। द प्रिंसिपल दैट विल यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, बेटा यील्ड से मुराद होता है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब पैदावार को बेसिकली कहा जाता है। तो मतलब इंटरेस्ट जो हमें इसके ऊपर मिलेगा 1632 का मिलेगा इन 2 ईयर्स 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो कहता है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, मेरा निकाल के सॉल्व करने की जरूरत है। हो गया था। अच्छा 114 को देखें, कहते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन जहां पर बात क्या आ गई, 9 मंथ्स और कंपाउंडिंग क्वार्टरली। ये थोड़ी देर के लिए स्किप करो, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आप लोग बस क्लिक पे इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अभी मैंने आपको कंपाउंडिंग एनुअली सिर्फ बताई हुई है, तो उसके अलावा जो कंपाउंडिंग्स हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है अगर टाइम बच गया तो। कहते हैं व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट आंसर मैच कर गया 190। गुड। 116 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। जब भी सिंपल इंटरेस्ट हो, मतलब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि भाई मैं आपको ऑफर करवाता हूं कि आप 1 लाख रुपया मेरे पास इन्वेस्ट करवाएं फॉर 3 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10%, और दूसरी ऑफर करवाता हूं कि भाई आप मेरे पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाएं एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, आप किसको चूज करोगे? क्यों? तो यही बस बता देना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी सारे गलत। इक्वल भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में। अब जो आप लोगों को याद होगा, ये देखें एट द एंड जाके ग्रेटर हो जाते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं कंपाउंडिंग एनुअली में, यहां पर भी 110, यहां पर भी, तो अगर मैं 1 साल के लिए दोनों ऑफर्स करवाता ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, फिर चाहे जिसमें मर्जी चले जाओ कोई फर्क नहीं होने वाला, फिर दोनों बराबर है। इसीलिए मैंने 3 साल बोले कि अगर नंबर ऑफ ईयर ज्यादा हैं तब आपको वो फर्क नजर आएगा। क्लियर? तो फिर जहां पर हम किसको टिक करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस पर एनम 3 इयर्स। कंपाउंडिंग हो गया, आंसर सही मैच कर गया। गुड। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया हमारे पास हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। मतलब अगर ये वाले वो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए और 5-6 बन रहे हैं, तो मतलब फिर तो आप 100% पे बैठे हुए हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ा नहीं है तो बताओगे कैसे? क्लियर? अच्छा लास्ट वाला भी था कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो अब हम लोग इसकी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। आर यू रेडी? गुड। बेटा मैंने जो प्रीवियस आप लोगों को ये एग्जांपल समझाई थी, ये एग्जांपल थी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, और मैंने आप लोगों को सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस बता दिया था। अब हम इसी चीज को, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह से। आप लोगों ने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही हम लोग आए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिंपल इंटरेस्ट की निस्बत रिटर्न ज्यादा अच्छा मिला, तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दिया। अब देखिए भाई जो होता है ना बोरोवर, वो है मजबूर, ये लेंडर ने डिसाइड करना है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशंस करवानी है या कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आप किसी से ये नहीं कह सकते भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा तुम्हें, उसने 1 लाख रुपया ही नहीं देना, हो गया जाओ भाई कहीं और से मिलता है वहां से जाके ले लो। अच्छा आप उसे ये भी नहीं कह सकते अच्छा यार फिर ऐसा करो कि मुझसे ना सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ना लो। वो कहेगा जहां से मिलता है जाओ ले लो। भाई वहां पर आप मजबूर हैं
जिसने उधार लेना है ना वो मजबूर है। उस टाइम पर ऐसी मजबूरी होती है कि 10 के बदले आपसे 20% भी इंटरेस्ट कहोगे ना, वो लेने के लिए रेडी हो जाता है। इतना वो मजबूर होता है कि भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें डिसाइड करनी होती हैं कि कम के इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, कितने परसेंट अप्लाई करना है। ये डिसीजन लेंडर का होता है, इन्वेस्टर का होता है। ऑल राइट। लेकिन अगर आप लोग बैंक के पास लेकर जाएं अपना पैसा, आप उन्हें ये नहीं कह सकते ये लो भाई बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और चलो भाई इसके ऊपर मुझे 50% रिटर्न देना। वो कहेंगे कहीं और जाके इन्वेस्ट कर लो। बैंक की बात मानी जाती है। बैंक आपको बताएगा कि हमसे उधार लोगे तो कितने परसेंट चार्ज करेंगे, और हम हमारे पास आके इन्वेस्ट करवाओगे तो हम कितने परसेंट तुम्हें रिटर्न देंगे। ये बैंक ने बताना होता है। और बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का जो रेट होता है वो कम होता है, और लोन लेने का रेट ज्यादा। बेसिकली पता है बैंक की इनकम होती क्या है? ये देखो, पैसा किसी और का होता है, बैंक का पैसा नहीं होता। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने जाके ना वो 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, फालतू पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चोरी होने से बेहतर है मैं इसको जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दूं। अच्छा, बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए जो बैंक अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जैसे कि हमारे अपने अकाउंट्स, वो कहलाते हैं करंट अकाउंट। उसके ऊपर हमारा चाहे फिर 10 मिलियन ही क्यों ना पड़ा हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। बल्कि उसके ऊपर हम बैंक वालों को चार्जेस पे करते हैं कि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पैसे की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको चार्जेस देते हैं। लेकिन अगर हमारा हो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वहां पर अब हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने बैंक को दिया सपोज के 1 लाख रुपए एट अ रेट ऑफ 10%, तो बैंक ने 1 साल के बाद मुझे कितनी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे देनी है, तो मुझे वापस कितनी करेगा? सपोज के 1 लाख के बाद अगर वापसी करनी है तो कितनी अमाउंट मुझे वापसी करेगा? आपको ये बात समझ आ चुकी है? यही 1 लाख रुपया वो उस टाइम पे सोचेगा, देखेगा किसको जरूरत है, तो उसके पास ऐसी पार्टीज मौजूद होती हैं जिन्हें वो 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। वो मेरे वाला 1 लाख रुपया उठाएगा और उनको दे देगा। वो कहेगा ये लो भाई, तुम लोग जाओ और मजे करो, 1 लाख रुपया लोन ले जाओ, लेकिन साल के बाद मुझे इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट चाहिए। अब साल के बाद उनसे कितनी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर लेगा, वो उसको आके कितनी अमाउंट वापस करेंगे, इसमें से मुझे वापस कर देगा, और जो डिफरेंस आया 10,000 का, बैंक की इनकम है। बस बैंक इससे खेलता होता है। ऑलराइट, यही बैंक की इनकम होती है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आ जाए, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कंपाउंडिंग एनुअली को, कि मतलब हम लोग साल के बाद जाकर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको ना ये चीज बड़ी अट्रैक्टिव नजर आई, आपने कहा ये तो बड़े काम की चीज है, पैसे से पैसा कमाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे तक ये चीज चलती रही, फिर आप लोगों के अंदर की लालच उभर आई। आपने कहा साल का इंतजार करूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस के लिए? क्या मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा कि मैं अपना अमाउंट बाउंड रखूं 1 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट मिले, फिर वो जाकर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल के बाद नहीं करेंगे, हम 6 माह के बाद करेंगे। इसे कहा जाता है हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। अब ये बात हमेशा याद रखना, जहां पर वर्ड आ जाए ना सेमी, इट मींस दैट हाफ। ओके, सेमी एनुअल से, एनुअल से मुराद होता है 1 साल, सेमी एनुअल से क्या मुराद है? साल का हाफ। तो साल का हाफ मतलब हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली 6 मंथ। तो बेटा अगर हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो साल में आप कितनी मरतबा कैलकुलेशन करोगे? 2 मरतबा। तो जब आ जाए ना कंपाउंडिंग एनुअली, मींस दैट साल में 1 मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। जब आ जाए कंपाउंडिंग हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, इट मींस दैट हर 6 माह के बाद, लेकिन साल में 2 मरतबा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर कैलकुलेशन का फायदा क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चलता हूं। देखें, 1 लाख रुपए थे,
पहले साल के बाद एट अ रेट ऑफ 10% और 10% पर एनम, लेकिन साथ में क्या लिखा होगा, कंपाउंडिंग सेमी, पहले क्या लिखा हुआ था, तो कंपाउंडिंग एनुअली में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। क्लियर। अब आ गया कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो बेटा 6 माह का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। तो 6 माह का इंटरेस्ट कैसे आएगा, अब आप पढ़ चुके हो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। यही नहीं पढ़ा था पीआरटी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कि जितने अरसे का होगा। मुझे याद है, मुझे पता है बेटा, फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और मैं अमाउंट तो सेम वैसे ही ले रहा हूं ना, इंटरेस्ट इतना ही आएगा। ओके, तो 6 माह का इंटरेस्ट कितना दोगे यार, सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट दे रहे थे, ये देखो यहां पर देखो। तो बेटा 6 माह आधे साल का कितना दोगे, तो वही तो आया है। तो अब 6 माह का जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो कितना आ गया, 5। तो 6 माह के बाद आपकी अमाउंट कितनी बन गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता था कि भाई नेक्स्ट टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करने लगो तो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड के ऊपर करना है। कैसा नहीं था, मतलब अभी साल नहीं पूरा हुआ, अभी 6 माह हुए हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट कोई नहीं था, लेकिन आखिरी 6 माह की कैलकुलेशन 1,05,000 रुपए के ऊपर। ऑलराइट, तो आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा वो अमाउंट आएगी 5250, आपने वो ऐड की। तो देखो साल के बाद आपके पास वैल्यू क्या बन गई। अच्छा, मैं पूरे 3 साल की कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको फर्क समझ आ चुका है कि जब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली में थे तो साल के बाद क्या वैल्यू आपके पास बन रही थी, 110,000। लेकिन जैसे ही सिर्फ कंपाउंडिंग एनुअली को कंपाउंडिंग सेमी एनुअल किया तो साल के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 1,10,250 रुपए। क्या एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं हो गई, कितना अट्रैक्टिव था ना ये। तो ये सोचो कि 3 साल के बाद फिर कितनी बन गई होती, अगर 1 साल के अंदर 250 का बेनिफिट दे के गई है और फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है तो 3 साल के बाद, और अगर लोन 10 साल के लिए हो तो फिर अच्छा खासा डिफरेंस है। ऑलराइट, क्या ये बात समझ आ गई। फिर आपने कहा यार 6 माह इंतजार करना पड़ रहा है, क्वार्टरली चलते हैं, 3 माह बाद। क्वार्टरली मीन्स कि 1 साल होता है ना 12 माह का, क्वार्टर से मुराद होता है डिवाइडेड बाय 4। अब उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो हर 3 माह के बाद कैलकुलेशंस करनी है। आपने कहा भाई 6 माह का इंतजार नहीं होता, हर 3 माह के बाद। अब जब 3 माह की कैलकुलेशन के लिए आएंगे, कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो मुझे बताओ कि साल में कितनी मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, 4 मरतबा। जो पहले 1 मरतबा हो रही थी, सेमी एनुअल में 2 मरतबा हो रही थी, जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली में आए 4 मरतबा आपने कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। आप देखो फर्क जरा चेक करो, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज हो रहा, फिर उसके बाद की सिर्फ कंपाउंडिंग चेंज हो रही है। अब कंपाउंडिंग क्या आ गई, क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, उसको प्रिंसिपल में ऐड करो। तो 3 मंथ्स का यहां पे अगर हम लोग इंटरेस्ट देखें, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, बट मल्टीप्लाइड बाय 3/12 या 1/4, एक ही बात है। ओके, अब ये क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। अक्सर बच्चों को लगता है जैसे क्वार्टर कह दिया तो वो कहते हैं 4 मंथ। बेटा साल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनता है। क्लियर। अब जैसे ही 3/12 किया तो देखो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2500। सिंपल सी बात है यार, पूरे साल का कितना आ रहा था,
10,000, तो फिर उसके एक क्वार्टर का कितना आएगा? तो ये 2500 आ गया। तो 3 माह के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1,02,500, लेकिन 3 माह के बाद है। ओके, अब सिर्फ 3 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। अब अगले 3 माह आएंगे, साल अभी भी पूरा नहीं होने वाला, अगले 3 माह आएंगे, लेकिन अगले 3 माह का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपने 1,02500 इसके ऊपर कैलकुलेट किया, तो वैल्यू देखो क्या आ गई, 2562.5। ये 0.5 को जरा मैं इग्नोर कर रहा हूं। ओके, अब देखो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,050,625। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, मैं आगे नहीं कैलकुलेट कर रहा, अब तक मैंने कितने टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, हाफ ईयर का, 6 मंथ्स का। अब यहां पर देखो हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 105,000, लेकिन जहां जैसे ही कंपाउंडिंग क्वार्टर लिखी तो हाफ ईयर का टोटल देखें कितनी वैल्यू आ रही है, 105,062। क्या मजीद इंक्रीज नहीं हो गई? अब ये देखो जब तक साल तक पहुंचूंगा तो कितनी ज्यादा वैल्यू हो जानी है, 3 साल तक पहुंचूं और ज्यादा वैल्यू, अगर लोन हो 10 साल का, हालांकि फर्क सिर्फ कंपाउंडिंग के फैक्टर का था, फ्यूचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जितनी कंपाउंडिंग ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर अब मुझे एक बात बताओ, अब इन्वेस्टमेंट का पर्पस आ गया, आपसे एक बैंक ने कहा भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे ने कहा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, तीसरे ने कहा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, चौथे ने कहा कंपाउंडिंग क्वार्टरली। किसके पास जाओगे? बिल्कुल, और अगर लोन लेना हो तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के पास। शाबाश, ये है डिसीजन मेकिंग। ऑल राइट, सर एक लेकिन जी जी बेटा, ये ये हर बार के बार इंटरेस्ट ऐसा ही है। हमने कहा 3 महीने इंतजार करें, हर महीने के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग मंथली, पूरे 1 महीना इंतजार करें, कंपाउंडिंग वीकली। अब देखो कंपाउंडिंग मंथली तो साल में 12 मरतबा कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग वीकली साल में 52 टाइम्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है। 52 वीक्स होते हैं ना एक साल के अंदर, हमने कहा पूरा एक वीक इंतजार करें, डेली कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग डेली, साल में 365 टाइम्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, बैंक इस रूल के मुताबिक चल रहा है, डेली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है बैंक। कहने को जस्ट 10% है, लेकिन जब कैलकुलेशंस आती हैं ना वो 10% 20% को क्रॉस कर चुका होता है एक साल के अंदर अंदर। क्लियर? ये बात समझ आ गई? हमने कहा डेली, तो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने कंपाउंडिंग स्टार्ट कर दी। कंपाउंडिंग मतलब पलक झपकने में वैल्यू चेंज। ओके, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जहां पर मोस्टली बैंक्स में कंपाउंडिंग डेली होती है। सपोज आप लोगों ने एक गाड़ी ली हुई है लीज के ऊपर, ओके, और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या आपने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है बैंक से, तो एक ड्यू डेट होती है कि जहां तक पे कर दो तो नो इंटरेस्ट। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इससे डिले करते हो तो पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, पर डे कंपाउंडिंग डेली के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, तो वो फिर अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। चाहे आप 5 दिन भी डिले करो ना तो आपको अच्छी खासी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे करनी पड़ जाती है। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो बेटा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में अपनी कंपाउंडिंग को डिफरेंट वे में अकाउंट फॉर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास शामिल थी कंपाउंडिंग एनुअली, लेकिन इनका सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बेटा सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में ही है।
वो सिर्फ समझाने के लिए बेटा शुरू में वैल्यू में चेंज कर लेता था। शुरू में मैं अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रखता था, फिर जब मैं वैल्यू चेंज कर लेता था तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता था। वैल्यू चेंज कर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या? हाँ, कंपाउंडिंग एनुअली, इसको डिनोट किया जाता है CA। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास होती है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, जिसको हाफ ईयरली भी कह सकते हैं। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, फिर हमारे पास आती है कंपाउंडिंग क्वार्टरली, इसको CQ से डिनोट करते हैं। कंपाउंडिंग मंथली CM, कंपाउंडिंग वीकली CW, कंपाउंडिंग डेली CD। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है इसमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m के साथ। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन 1 ईयर, इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल m। आपने ये बताना है कि 1 साल में कितने मर्तबा हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो है m की वैल्यू। तो कंपाउंडिंग एनुअली में m की वैल्यू, सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में 4, साल में 4 मर्तबा इंटरेस्ट की। यही मिस्टेक आ जाती है, 3 नहीं कहना, साल में 4 मर्तबा, 4 क्वार्टर होते हैं। तो फिर कंपाउंडिंग मंथली में, वीक्स और डेली। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। मोस्टली जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो यही है जो हम लोग मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका हमारे फार्मूला कुछ और भी है जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। इसका हमारे फार्मूले पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो भाई, अगर है ना कंपाउंडिंग एनुअली, तो जैसे फार्मूले आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वैसे के वैसे यूज करना, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए। लेकिन अगर एनुअली के अलावा कोई भी और कंपाउंडिंग है तो फार्मूले में एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है कि आपने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय m करना है। सपोज अब अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 4, मंथली है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, और जिस वैल्यू के साथ रेट को डिवाइड किया t को उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना सा फर्क है हर फार्मूले के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो ये अब उसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बन गया, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या बनेगा, ये। तो उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, R/m t मल्टीप्लाइड बाय। अब आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप सब बच्चों ने ये फार्मूलाज रिकॉर्ड कर दिए? जी जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में भी सेम चेंज आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब आप लोगों ने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई भी कंपाउंडिंग है, कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने स्किप किए, अब वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।